भैरव सिंह की जानकारी में आए बिना वो यहाँ कहीं माल छुपा पाए होंगे। क्यों नहीं, इतनी बड़ी कोठी है। भैरव सिंह हर वक्त उनकी परछाई बना उनके साथ तो नहीं रह सकता ना। आई सी। और ऊपर से भैरव सिंह उनका ऐसा खास वफादार आदमी था, जैसा कि किस्से कहानियों में पाया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं कि अंकल ने माल यहाँ कहीं उसकी जानकारी में और उसकी मदद से ही छुपाया हो, या उसी को इस काम के लिए तैनात किया हो। यानी कि इतनी बड़ी रकम एक मामूली केयरटेकर को सौंप कर उन्होंने कहा होगा कि उसे ले जाकर कहीं कोठी में छुपा दे। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। अंकल भैरव सिंह को अगर ये कहते कि माल की हिफाजत के लिए उसे कहीं ज़मीन में गाड़ा जाना ज़रूरी था, और उसकी हिफाजत के लिए भैरव सिंह को माल के साथ गाड़ा जाना भी ज़रूरी था, तो भैरव सिंह अपने आप को सम्मानित महसूस करता और गदगद स्वर में कहता, यस सर। वाह, बेमिसाल स्वामी भक्ति। यकीनन। तो आपका बेहतर एतबार माल के यहाँ कहीं होने पर है। बिल्कुल। किसी बैंक के लॉकर में क्यों नहीं? बैंक में लॉकर्स में वो भी इतनी बड़े साइज की रकम को रखना जो कि करोड़ों रुपयों में हो, खड़े पैर तो नहीं मिल सकता। लेकिन प्राइवेट वॉल्ट्स में तो मिल सकता है। मैंने ना एक प्राइवेट जासूस के माध्यम से ऐसी तमाम जगहों की जांच पड़ताल करवाई है। अपनी मौत से पहले अंकल के नाम से ऐसा कोई लॉकर कहीं जारी हुआ ही नहीं था। सुनील ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। विनोद मुस्कुराया और फिर हंसा। माल यहाँ से बरामद ना हुआ तो? सुनील बोला। वो जहाँ से भी बरामद होगा हमारा होगा। फिर भी अगर बरामद ना हुआ तो मैं यही कहूँगा कि अंकल हमें वारिस नहीं उल्लू बनाकर गए हैं। ऐसा तो नहीं, भागते भूत की लंगोटी तो है ना आप लोगों के हाथ में। क्या मतलब? अरे वो नॉर्थ शोर वाली कोठी, उसका जल कर तबाह होना आपका नुकसान थोड़े ही है, वो तो इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान हुआ। विनोद पहले ही इनकार में सह हिलाने लगा। क्यों, वो कोठी इंश्योर नहीं थी? सुनील सकपका के बोला। थी, सालों से इंश्योर थी, लेकिन इस बार, सिर्फ इस बार अंकल ने उसकी इंश्योरेंस रिन्यू ही नहीं कराई थी। बंद गया पुलिंदा। बिल्कुल, इसे कहते हैं कोड़ में खाज। अच्छा, वैसे इंश्योरेंस की कितनी रकम थी? 50 लाख। यानी कि अगर इंश्योरेंस रिन्यू कराई गई होती तो कम से कम 50 लाख के दावेदार तो आप होते। बिल्कुल। उन्होंने वो कोठी भी क्यों नहीं बेची? कोशिश तो की होगी उन्होंने, शायद ग्राहक ना मिला हो। वजह? वो कोठी दरअसल एन नॉर्थ शोर के इलाके में नहीं, बल्कि नॉर्थ शोर और झेरी के रास्ते में है, जहाँ के आज की तारीख में एक तो प्रॉपर्टी की वैसी कोई वैल्यू नहीं, ऊपर से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का कोई ग्राहक ही नहीं मिलता। फिर तो ज़मीन की वैल्यू भी आपके लिए कोई खास आंसू नहीं पहुँचने वाली। ज़मीन के 10 लाख भी मिल जाए ना तो मैं करिश्मा मानूंगा। चलिए 10 लाख ही सही। यानी कि आपके अंकल ने आपको और आपके कज़न साहिल को झुंझुना तो थमा ही दिया, लेकिन सोने का? हाँ, बस यही समझ लो। आपको ये शक क्यों है कि आपके अंकल का कत्ल हुआ है? मुझे मुझे ये शक है? क्या नहीं है? अरे किसने कहा ये? इस चिट्ठी ने कहा। सुनील ने गुमनाम चिट्ठी उसे दिखाई, जो कि आपने ब्लास्ट को लिखी थी। और भाई, वाकई तुम बहुत खुराफाती आदमी हो। साहिल ठीक ही कलप रहा था तुम पे। यानी कि चिट्ठी तुम उसके सर ना थोप पाए तो अब मुझे चुन लिया। आपने नहीं लिखी ये चिट्ठी? भाई, अगर मगर वाला नहीं, दो टूक जवाब दीजिए, हाँ या ना कहिए। तभी गलियारे में आहट हुई। साहिल इधर आ रहा है, विनोद जल्दी से बोला। वो तुम्हें मेरे से बतियाते देखेगा ना तो फिर भड़केगा, मेरे पर भी। इसलिए अब तुम यहाँ से फ़ौरन चलते बनो। लेकिन चिट्ठी? हम इस पर बाद में बात करेंगे, चिट्ठी की बाबत भी और कई बातों की बाबत भी। लेकिन अब जाओ यहाँ से। फिर मुलाकात होगी? अरे ज़रूर होगी, अभी भी तो हुई ना। अब बहस नहीं करो और जाओ। सुनील अनिच्छापूर्ण ढंग से घूमा और आगे बढ़ गया। अपनी मोटरसाइकिल पर सवार सुनील अभी तारकपुर रोड पर ही था कि उसके सेलुलर फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने मोटरसाइकिल को एक और करके रोका और कॉल रिसीव की। अर्जुन बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैजेस्टिक सर्कल से। बराए मेहरबानी आप भी वहाँ पहुँचिए। वहाँ कहाँ?
सिनेमा के सामने, आगे जहाँ जाना है मैं लेकर जाऊँगा आपको। कहाँ ले जाएगा? अरे आइए तो सही, मालूम पड़ जाएगा सर। कोई हिंट तो दे दे। हिंट यही है कि आपने कभी मेरा हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया, इसलिए यहाँ आकर। तेरा बर्थडे है? सभी का होता है। अरे आजकल में तेरा बर्थडे है, यही समझ लीजिए। और मैं मैजेस्टिक सर्कल तुझे बर्थडे विश करने के लिए आऊँ? ज़बानी नहीं, एक बढ़िया सा बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड भी खरीद कर। क्यों पहलिया बुझा रहा है तू? आप भी तो कीमती एयर टाइम जाया कर रहे हैं, आ क्यों नहीं चुकते यहाँ? ठीक है, आता हूँ। मैजेस्टिक सर्कल सिनेमा के सामने। वो मैजेस्टिक सर्कल पहुंचा, जहाँ की निर्धारित स्थान पर अर्जुन उसे अपना इंतज़ार करता मिला। आइए। कहाँ? करीब ही ग्रीटिंग कार्ड खरीदने। बर्थडे की बाबत तू सीरियस है? बिल्कुल। चल फिर। अर्जुन उसे करीब ही स्थित एक छोटी सी गिफ्ट शॉप में लेकर आ गया, जहाँ की दरवाजे के पास बने काउंटर के पीछे एक सुंदर युवती मौजूद थी। वो उम्र में कोई 22-23 साल की थी। उसके बाल कटे हुए थे और वो उस घड़ी एक टाइट जीन्स और स्कीवी पहने थी। उसने मधुर मुस्कुराहट के साथ दोनों का स्वागत किया। अर्जुन सुनील को एक करीबी डिस्प्ले रैक पर ले आया, जहाँ की काफ़ी सारे ग्रीटिंग कार्ड्स रखे हुए थे। जरा बढ़िया सा कार्ड छाटना गुरुजी। सहमति में सर हिलाता सुनील कार्डों का मुआयना करने लगा। अहिरवार केस में क्या तरक्की की? अर्जुन अपेक्षाकृत ऊंचे स्वर में बोला। खास कुछ नहीं, बस केयरटेकर भैरव सिंह से मिला, बड़े भतीजे साहिर अहिरवार से झगड़ा और झंझा करके आया, और छोटे भतीजे विनोद अहिरवार का यूँ समझो कि थोबड़ा ही पहचान कर आ पाया हूँ बस। एक पैड पर कुछ लिखती युवती ने कलम हाथ से रख दिया। वो सर उठाकर अपलक उन दोनों की तरफ देखने लगी। नई वसीयत का कोई जिक्र उठा उन लोगों में? हाँ उठा। मैंने ये तक स्थापित करने की कोशिश की कि नई वसीयत जाली हो सकती थी, जबकि हालात में ऐसा लगता नहीं था। क्यों नहीं लगता था ऐसा आपको? अरे खुद भैरव सिंह तो उस वसीयत का गवाह है, और वो कहता है कि वसीयत एकदम चौकस है। यानी कि उस वसीयत को ब्रेक करना नामुमकिन काम है। हाँ ऐसे ही लगता है, लेकिन एक तरीके से ये काम फिर भी हो सकता है। अच्छा? अगर ये साबित किया जा सके कि वसीयत करते वक्त मरने वाले का दिमागी तवाज़न ठीक नहीं था, या ये साबित किया जा सके कि वसीयत उस पर दबाव डालकर जबरन लिखवाई गई थी, तो ए मिस्टर, कौन हो तुम लोग? सुनील ने हड़बड़ाकर सर उठाया तो पाया कि काउंटर पर बैठी युवती उनके करीब आकर खड़ी हो गई थी और तमतमाई शक्ल बनाए उन्हें घूर रही थी। क्या हो गया? सुनील हड़बड़ाता सा बोला। कौन हो तुम लोग? कस्टमर है, ब्राइट आइज, खरीदारी कर रहे हैं। मिस्टर अहिरवाल और उसकी फैमिली से तुम्हारा क्या लेना देना? आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि और तुम कौन हो? गुरुजी, आप मानसी लोहिया से मुखातिब हैं। सुनील चौंका। उसने सख्त हैरानी से अर्जुन की तरफ देखा। आदाब अर्ज है, अब बोलिए, तड़के वाली बियर पक्की? सुनील ने सहमति में सर हिलाया और फिर युवती की तरफ घूमा। तो आप हैं मानसी लोहिया? जैसे तुम्हें मालूम नहीं, खरीदारी तो बहाना मालूम होता है मुझे तो लगता है कि तुम लोग मेरी ही वजह से यहाँ आए हो। तूफान हमदम, कसम है मुझे समुद्री तो शैतान के बड़े लड़के की, अभी 2 सेकंड पहले तक मुझे नहीं मालूम था कि तुम ही वो नेक भक्त हो जिसने कि गुलशन गुलशन सहरा सहरा मुझे तलाश थी। क्यों तलाश थी आपको मेरी? और ये तुमने अभी तक भी नहीं बताया कि तुम कौन हो। मेरा नाम सुनील है, सुनील कुमार चक्रवर्ती। मैं ब्लास्ट का चीफ रिपोर्टर हूँ। ये मेरा सहयोगी अर्जुन है। ये मेरा विजिटिंग कार्ड। सुनील ने जेब से निकाल कर एक कार्ड उसे सौंपा। युवती कुछ क्षण कार्ड का मुआयना करती रही और फिर अपेक्षाकृत नम्र स्वर में बोली। बाहर लगा बोर्ड नहीं देखा जिस पर इतना बड़ा बड़ा लिखा है मानसीज गिफ्ट सेंटर? नहीं देखा, ऑनेस्ट। तो इस शॉप के मालिक तुम हो? अभी नहीं, पूरे तौर से नहीं। मतलब? इसे मेरी एक सहेली चलाती थी, उसकी शादी हो गई है और वो लंदन शिफ्ट कर गई है। मैंने उसे शॉप का सौदा किश्तों पर किया है
और अभी बस एक ही किश्त चुकाई है। अकेले चलाती हो शॉप? एक लड़की और है साथ में, लेकिन वो 5 बजे चली जाती है। रहती कहाँ हो? शॉप के पिछवाड़े में ही एक 2 कमरे का फ्लैट है। अपने मामा से कैसी बनती थी तुम्हारी? अच्छी बनती थी। दोनों भतीजों की? उनकी भी अच्छी ही बनती थी। तुम तीनों जने आहिरवाल साहब के आश्रित थे? हाँ, बचपन से ही। और वो भी एक अच्छे सरपरस्त की तरह हमारा पूरा ख्याल रखते थे, हमारी हर ज़रूरत पूरी करते थे। मरने से पहले की वसीयत में तो उन्होंने पूरा ख्याल भतीजों का ही किया, भांजी का तो नहीं किया। मुझे इस बात का कोई गिला नहीं। वो तुम्हारी दरिया दिली है, लेकिन ये बात अजीब नहीं लगती तुम्हें कि वसीयत करते वक्त तुम्हारे मामा ने तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया? अगर ऐसा हो भी गया तो ये अखबार वालों की दिलचस्पी का बायस क्यों बन गया है? यूं ही बन गया सनशाइन कि अखबार वालों को एक टिप मिली है कि तुम्हारे मामा पद्मपत अहिरवाल स्वाभाविक मौत नहीं मरे। वो तो जग विदित है। आग में जलकर मरने को स्वाभाविक मौत मरना तो नहीं कहा जा सकता ना। उनका कत्ल हुआ था। क्या? और आग इसलिए लगाई गई थी ताकि कत्ल का राज राज बना रहता। हो नो, हमें हासिल जानकारी यही कहती है। लेकिन ऐसा ऐसा कौन करेगा? अब ये बात तो तुम बताओ। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती कि अंकल का ऐसा भी कोई दुश्मन था इस दुनिया में जो उनका प्राण ले सकता था। सिर्फ दुश्मनी ही कत्ल की वजह नहीं होती मैडम, मटेरियल गेन भी इसकी वजह होती है। लेकिन ऐसा भी कौन होगा जो... साहिल और विनोद के बारे में क्या ख्याल है? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, वो पैसों के लालची ज़रूर हैं, लेकिन लालच के इतना हवाले वो भी नहीं हो सकते कि अंकल का कत्ल कर डालें। भैरव सिंह? वो अंकल का कत्ल करेगा? मिस्टर, तुम भैरव सिंह को जानते नहीं। वो कत्ल क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, एक क्या 10 कर सकता है, लेकिन अंकल की तरफ टेढ़ी निगाह भी करने वालों का। वसीयत की बेदखली की वजह से तुम्हारे खुद के गुस्से में इतना उबाल आ सकता है कि तुम ही अहिरवाल साहब का... पागल हो क्या तुम? बिल्कुल ही पागल हो। ऐसा और भी काफ़ी लोगों ने गाय बगाए कहा है मुझे, लेकिन साबित कुछ नहीं हो पाया आज तक। अर्जुन उत्साह से बोला। ऊपर वाले की इनायत से, सुनील बड़े नाट के ढंग से सर नवा का बोला। ऐसे अखबार चलता है तुम लोगों का? लोगों के बेजा गले पड़ पड़ के यही कारोबार है तुम्हारा? नहीं, खाली वक्त में मैरीना बीच पर भेलपुरी की रेहड़ी भी लगाता हूँ। बरसात के मौसम में लोकल ट्रेन पर सफ़र करते लोगों के कानों से मैल भी निकालते हैं। क्या कहने! वाह, क्या कहने! और भी कुछ धंधे हैं निगाह में, लेकिन उनको अभी शेड्यूल में नहीं लिया है। जैसे बेकरी के लिए आटा गूंदना, लॉन्ड्री के लिए कलफ तैयार करना, बिना दर्द दांत निकालना, पतंगों की डोर को धार देना वगैरह वगैरह। काफ़ी होनहार नौजवान हो। जी हाँ, बचपन से मैं तो ऐसे ही हूँ। नौजवान? जी नहीं, वो तो नौजवानी में हुआ था होनहार। बातें बढ़िया करते हो, और मुझे आता ही क्या है, लेकिन बेमतलब की। मतलब की बात मैं करने ही जा रहा था हनी चाइल्ड, कि तुमने मेरे अखबार के धंधे पर लानत भेज दी। मतलब की कौन सी बात करने जा रहे थे तुम? ये चिट्ठी देखो, देखो और पढ़ो, और फिर बताओ कि क्या कहती हो उसके बारे में। मानसी ने झिझकते हुए चिट्ठी थामी, उसे पढ़ना शुरू किया। ज्यों ज्यों वो चिट्ठी पढ़ती गई, उसकी आंखें फैलती गई। ओ माय गॉड, किसने लिखी होगी ऐसी वाहियात चिट्ठी? खुद अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं सपने में ऐसी चिट्ठी लिखने का ख्याल नहीं कर सकती। मुझे यही ख्याल हरगिज़ हरगिज़ नहीं आ सकता कि अंकल का कत्ल हुआ हो सकता था। कोई बुनियाद भी तो हो ऐसी किसी के ख्याल की। चिट्ठी लिखने वाले के पास हो सकता है शायद कुछ होगी बुनियाद ज़रूरी तौर पर, तो तलाश करो ना उसे और मालूम करो वो बुनियाद उससे है। उसी तक कोशिश में है मैडम, उसी कोशिश में हम यहाँ पहुँचे हैं। तो आप गलत जगह पहुँचे हैं। अब जब पहुँच ही गए हैं तो चंद बातें और हो जाएं। जैसे?
जब से आपने अपने मामा का घर छोड़ा है तब से आप छुपके क्यों रह रही हैं? किसने कहा कि मैं छुपके रह रही हूँ? छुपके नहीं रह रही तो किसी को ढूंढे क्यों नहीं मिल रही हैं? हाँ, किसने ढूंढा मुझे ऐसे कि मैं नहीं मिली? तुम लोगों ने कैसे ढूंढ लिया मुझे? सुनील ने अर्जुन की तरफ देखा। मैंने आपके दोस्ती के दायरे में पूछताछ की थी, आपकी सखी सहेलियों की जांच पड़ताल की थी, तो पता चला था कि मैजेस्टिक सर्कल पर एक गिफ्ट शॉप थी जिसको कि कोई आपकी हम उम्र लड़की चलाती थी और वहाँ आपका बहुत आना जाना रहता था। यहाँ पहुँचा तो गिफ्ट शॉप का नाम ही आपके नाम पर पाया। सामने चाय वाले से दरियाफ्त किया तो तस्दीक हो गई कि आप मानसी लोहिया थी। सो देयर, मानसी बोली। वेयर आई एम? हमारा तो काम है भूले भटकों को खोज निकालना, लेकिन अपने कज़न्स को तो ऐसे नहीं मिली आप। ये कौन कहता है? आपके कज़न्स ही कहते हैं, दोनों आपकी तलाश में हैं। और अभी कल जो साहिल खुद यहाँ आकर मेरे से मिल के गया है। सुनील सकपकाया। उसने अपलक मानसी की तरफ देखा। ऐसा हुआ था? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जाके साहिल से पूछ लो ना। क्यों आया था वो? क्या चाहता था? ऐसे ही आया था मेरा हाल चाल जानने, खास कुछ नहीं चाहता था। आम क्या चाहता था? क्या मतलब? चर्चा का कोई तो विषय रहा होगा आप दोनों के बीच। क्या था वो विषय? यही कि उसे इस बात का अफसोस था कि हम तीनों कज़न्स का वसीयत में बराबर का जिक्र नहीं था। कह रहा था कि पैसा हाथ आने पर वो मेरी भरपूर आर्थिक सहायता करेगा। और पूछ रहा था कि मेरा वसीयत को चैलेंज करने का इरादा तो नहीं था। आपने क्या जवाब दिया? यही, मेरा ऐसा कोई इरादा ना कभी था ना कभी होगा। और यकीन आ गया उसे आपकी बात पे? ये तो वो ही जाने, लेकिन सुनकर उसके चेहरे पर जो राहत के भाव आए थे, उससे तो ऐसे ही लगता था कि ऐसे ही कोई जवाब पाने की उम्मीद से वो यहाँ आया था। वो एक क्षण ठिठकी और फिर बोली। फिर उसने मुझे एक बात और भी समझाई। क्या? बोला, विरसे का निपटारा जितना जल्दी होता उतना ही अच्छा था, तभी वो जल्दी मेरी कोई आर्थिक सहायता कर सकता था। पूछ रहा था कि जल्दी के लिए अगर मेरा कोई एफिडेविट ज़रूरी हो तो वो कहे कि मैं वसीयत को चैलेंज करने का कोई इरादा रखती थी, तो क्या मैं वो उसे दे दूंगी? हे भगवान, दे तो नहीं दिया तुमने कोई ऐसा एफिडेविट उसे? दिया तो नहीं, लेकिन इसे देने में क्या हर्ज है? ना देने में भी क्या हर्ज है? वैसे तुम्हें उसकी प्रॉमिस्ड आर्थिक सहायता की तलब लग रही हो तो बात दूसरी है। नेवर। फोकट के माल की मैं कभी तलबगार नहीं। यहाँ की किश्तें एक मुश्त चुकाने के लिए मुझे 4 पैसे उधार कोई देना तो बात दूसरी है, वरना खैरात मैं नहीं मांगती। तुम्हारा कज़न अपना कोई मतलब निकालने के लिए तुम्हें कोई सब्ज बाग दिखाता भी हो सकता है, इसलिए आर्थिक सहायता के प्रलोभन में कोई डॉक्यूमेंट साइन न करना। वो फिर भी जिक्र करे तो कहना कि तुम पहले अपने वकील से मशवरा करोगी। देख लेना, वकील का जिक्र आते ही वो खुद ही भाग जाएगा। कहता था कि वो भैरव सिंह से भी ये एफिडेविट हासिल करेगा कि वसीयत एकदम चौकस थी, जो कि अंकल ने अपने पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से की थी। कुछ कहने और कुछ कर दिखाने में बहुत फ़र्क होता है। मुझे उम्मीद नहीं कि भैरव सिंह उसे ऐसा कुछ लिखत में देगा। तुम्हारे अंकल ने तुम्हें अपनी नई वसीयत से बेदखल रखा, चलो मान लिया कि उनकी मर्जी। तुम्हें इस बात से कोई गिला नहीं और तुम्हारी वसीयत को चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं। ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन उत्सुकतावश ही सही, कोई तो वजह तुम्हारे जहन में आई होगी कि तुम्हारे अंकल ने ऐसा क्यों किया। उसने इनकार में सर हिलाया। कोई ऐसी बात उन्होंने कही हो जो उनके इस एक्शन के पीछे रही हो? कैसी बात? कैसी भी बात? आ, एक बात तो वो कहते थे। वो सोचते हुए बोली। क्या? ये कि गुड़ देखकर मक्खियाँ उमड़ पड़ती हैं। और ये कि मैं बहुत छोटी हूँ, मैं बहुत छोटी थी, नादान थी, ना तजुर्बेकार थी। अगर वो जल्द गुजर गई तो विरसे का पैसा हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि उन्होंने इसलिए तुम्हें विरसे से महरूम रखा कहीं तुम हासिल माल लुटाने ना लग जाओ। ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन एक बात फिर भी हुई ना। क्या? मेरी वाकफियत के सर्कल में 2 लड़के थे जो मेरे में गहरी रुचि रखते थे। मुहावरे के अंदाज में कहा जाए तो मरते थे मुझ पर। मुझे भी दोनों पसंद थे और मेरे लिए ये फैसला कर पाना मुश्किल था कि मुझे किससे अपने जीवन साथी के तौर पर चुनना चाहिए था। फिर एकाएक अंकल की डेथ हो गई तो उनकी वसीयत सामने आई और ये पता चला कि मेरा उसमें जिक्र नहीं था। मिस्टर सुनील,
उन दो में से एक लड़के को, पीयूष मदान को, जब ये बात पता चली ना तो उसने फौरन मेरे से यूं पल्ला झाड़ा जैसे मुझे कोई छूत की बीमारी हो गई थी। और दूसरे ने क्या मिजाज दिखाया। मैं अब अपने करोड़पति अंकल की वारिस नहीं थी, ये जानकर दूसरे के, शैलेश तिवारी के मिजाज में ज़रा भी फर्क नहीं आया। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उल्टे उसने संतोष जाहिर किया कि शादी के बाद वो दौलतमंद बीवी पर आश्रित मर्द नहीं कहलाने वाला था। बोला वाइफ को सपोर्ट करना मर्द का काम होता था। वेरी नोबल थॉट्स। करता क्या है ये शैलेंद्र तिवारी? आ, करता ही तो कुछ नहीं। क्यों? पेश नहीं चलती बेचारे की। पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। यानी कि फ़िलहाल बेरोज़गार है। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। खैर कि बेरोज़गार है, बेरोज़गार तो नहीं है, खाली बैठना अधर्म समझता है, इसलिए मुनासिब नौकरी मिलने के इंतज़ार में 3,000 रुपये की टूटी फूटी नाकाबिले ज़िक्र नौकरी करता तो है। क्या है वो नौकरी? लिंक रोड पर स्थित एक कैबरेट जॉइंट में चिट क्लर्क है। उसको जीवन साथी बनाने का इरादा अभी है तुम्हारा, या डगमगा रहा है? बिल्कुल है। मेरी यहाँ से ठीक ठाक कमाई है। कर्जे की किश्त चुकाने के बाद भी 6-7 हज़ार रुपये मैं बचा लेती हूँ आराम से। 2 जनों के लिए 10,000 रुपये कोई कम तो नहीं होते। हाँ, यकीनन नहीं होते। संतोष ना हो तो माया का कोई और छोर ही नहीं, जितना भी हो थोड़ा ही है। संतोष हो तो जब आए संतोष धन, अर्जुन बीच में बोल पड़ा, सब धन धुरी समान। देखा कितने पते की बात कही लड़के ने, जबकि 0 है शिक्षा के नाम पर, 7वीं से उठा हुआ है। ठीक कह रहे हैं ये तो आप, मानसी विनोदपूर्ण स्वर में बोली। कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि मैं क्यों 7वीं से उठा हुआ हूँ। क्यों उठे हुए हो तुम? बता दो खुद ही। मैं शुरू से ही इनसे एक क्लास पीछे था। ये पास होकर अगली क्लास में जाते थे तो अपनी किताबें मुझे सौंप देते थे। ये 7वीं में फ़ेल हो गए तो यानी कि 8वीं में पहुँचे नहीं। मैं 6ठी से पास होकर 7वीं में पहुँचा तो इन्होंने उसे किताबें नहीं दी, क्योंकि फ़ेल हो जाने की वजह से वो किताबें इन्हें खुद को लिए चाहिए थी। नतीजन मुझे 7वीं से उठना पड़ा। मानसी जोर से हंसी। कैसे लोग हो तुम? बेसाख्ता हंसी छूटती है तुम्हारी बातों पर। सूरत पर भी हमें देख लेने के बाद लोग बात सर्कस देखने थोड़ी जाते हैं। चिड़ियाघर भी नहीं जाते हैं, सुनील बोला। बस करो बाबा, बस करो तुम लोग तो। तभी शॉप के शीशे का झूलता दरवाज़ा खुला और एक युवक ने मुस्कुराते हुए भीतर कदम रखा। मानसी से उछटकर उसकी निगाह सुनील और अर्जुन पर पड़ी तो वह तत्काल संजीदा हुआ। उसने संदिग्ध भाव से कुछ क्षण उन दोनों को निहारा और फिर मानसी से निगाह मिलाई। सुनील, अर्जुन, प्रेस रिपोर्टर है ब्लास्ट से, ये शैली है। शैली? सुनील का भवें उठी। मतलब शैलेंद्र तिवारी, जिसका कि मैं अभी जिक्र कर रही थी। ओह। सुनील ने गौर से युवक का मुआयना किया। सूरत में तो वो माशाल्लाह ही था, लेकिन सज धज फिल्म स्टार्स जैसी बनाकर रखने में विश्वास रखता मालूम होता था। उसके बाल झब्बेदार थे, अब वो माथे पर भवों तक झूल रहे थे। दाढ़ी मूंछ साफ थी, लेकिन 2 दिन से शेव नहीं की मालूम होती थी। नीली जीन्स और उसी से मैच करती जैकेट पहना था, जो कि सामने से बंद नहीं थी। जैकेट के नीचे वो एक काली कमीज़ पहने था, जिसके सामने के 3 बटन खुले थे और घने बालों से भरी छाती पर सोने की जंजीर से लटका शेरों वाली माता का एक लॉकेट झूल रहा था। उसने सुनील की निगाह अपनी छाती पर टिकी पाई तो हड़बड़ाकर कमीज के 2 बटन बंद कर लिए। शैली, यू आर बिटवीन फ्रेंड्स, शेक हैंड्स। शैली ने बड़े अनमने भाव से सुनील से हाथ मिलाया। जवाब में सुनील ने गर्मजोशी से उसका हाथ दबाया तो उसके हाथ की पीठ पर कांटा सा चुभा। उसने सक पकाकर हाथ में थमे शैली के हाथ पर निगाह डाली तो पाया कि उसके सख्त नाखून इतने बड़े हुए थे, लगता था कि एक मुद्दत से काटे नहीं गए थे। नाखून काटने में तुम्हारा एतबार नहीं मालूम होता। सुनील अपना हाथ वापस खींचता हुआ उपहासपूर्ण स्वर में बोला। शैली खिसियाकर हंसा। फिर उसने अर्जुन से भी हाथ मिलाया, फिर बोला, क्या किस्सा है? मानसी ने बताया। कमाल है, किसने लिखी होगी ऐसी चिट्ठी? यही तो खोज का विषय है, जो कि जारी है, सुनील बोला। वैसे हो सकता है बुजुर्गवार का कत्ल ही हुआ हो। होने को क्या नहीं हो सकता इस फानी दुनिया में।
तुम्हारी निगाह में बतौर कातिल कोई कैंडिडेट हो? उसने इनकार में सर हिलाया। बहरहाल बधाई। किस बात की? प्यारे लाल, इतनी हसीन तरीन लड़की से शादी कर रहे हो? मेरा नाम प्यारे लाल नहीं है। और पूछ रहे हो किस बात की बधाई? अभी नहीं कर रहा। अभी शादी कर सकने वाली मेरी औकात नहीं बनी है। आज की महंगाई में 3,000 रुपये कमाने वाले शख्स बेरोज़गार शख्स से ज़रा ही बेहतर होता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि मुझे शादी करने का इख्तियार है। लेकिन जब बीवी भी कमाती हो तो? मेरी रूल बुक के मुताबिक हस्बैंड का काम वाइफ को सपोर्ट करना होता है, ना कि वाइफ का काम हस्बैंड को सपोर्ट करना। वैसे तो मैं मरा जा रहा हूँ मानसी से शादी करने के लिए, लेकिन करूँगा तभी जबकि गृहस्थी की खर्चा उठाने के लायक अपनी औकात बना लूँ। और इतने में गाड़ी छूट गई तो? अर्जुन बोला। या कोई मेल ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से आगे निकल गई तो? शैलेंद्र ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर होठ भींच लिए। उसने सशंक भाव से मानसी की तरफ देखा। ऐसा कुछ नहीं होगा। शैलेंद्र के चेहरे पर अभिमान के भाव आए। उसने मानसी को अपनी दाईं बाह के घेरे में लेकर अपने साथ लगा लिया। लकी डॉग। अर्जुन शैलेंद्र की तरफ देखता प्रशंसात्मक स्वर में बोला। फिर उसने वैसी ही निगाह मानसी पर डाली और वैसी ही स्वर में मानसी से बोला, लकी बी। सुनील ने जूते की एक जोरदार ठोकर उसके टखने पर जमाई और कहर भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। अर्जुन बिड़बिड़ाकर खामोश हो गया। कुछ क्षण खामोशी रही। इसे फिर सुनील मानसी को संबोधित करते हुए बोला, साहिल की यहाँ आमद की खबर है? मानसी ने इनकार में सर हिलाया। क्या किस्सा है? शैलेंद्र ने पूछा। मानसी ने वो किस्सा भी बयान किया। उसकी ये मजाक? तुम्हें बरगलाने के लिए वो यहाँ पहुँच गया? शैलेंद्र भड़का। ऐसी कोई बात नहीं, और तुम भी उसकी बातों में आ गई? तब आ गई थी, लेकिन अब यहाँ उसके पेश नहीं चलेगी। फिर भी बाज ना आए तो तुम उससे एक सवाल करना, तब देखना कैसे यहाँ से दुम दबा के भागता नजर आएगा। उससे पूछना पुर्तगाली हीरे कहाँ हैं। नकद माल तो माना कि आग में जल फूक गया, लेकिन 1 करोड़ रुपए की कीमत के हीरे कहाँ गए? छोड़ो ये बातें। वो फिर यहाँ आया तो मैं उसे डांट के भगा दूंगी ना। वो दूसरे को भेज देगा। चोर चोर मौसेरे, आई मीन चचेरे भाई। विनोद यहाँ आए तो ज़रा उससे भी पूछना कि वो नर्स वंदना मेहता। शैली, इन लोगों का इन बातों से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए इन्हें बोल करना बंद करो। ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में सिर्फ इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि अंकल की मौत कत्ल का केस है या नहीं। नो मिस्टर सुनील? यस बिल्कुल, लेकिन जो ये कह रहे हैं वो भी तस्वीर में कहीं फिट होता हो सकता है। क्या किस्सा है पुर्तगाली हीरो का? कोई किस्सा नहीं। मेरा सवाल इनसे था। शैली का भी यही जवाब है। शैलेंद्र का सर तत्काल सहमति में हिलने लगा। तालमेल अच्छा है तुम दोनों में, अच्छा भी और काबिले रश्क भी। सितार बजते ही तबला साथ देने लगता है। मिस्टर सुनील, इट्स क्लोजिंग टाइम नाउ। लाइक दैट? यस। ओके, लेकिन हमारी खरीदारी तो रह ही गई। सुनील ने रैक में से कार्ड निकाला। ये कार्ड कितने का है? 20 रुपये। सुनील ने खामोशी से 20 रुपये अदा किए। लेकिन गुरुजी, ये तो शादी का कार्ड है। जो कि ये हमें बुलाएं या ना बुलाएं, हम इन्हें भेजेंगे। जाने बहा शादी की खबर ज़रूर करना, क्योंकि इस मद में अब हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है, जैसे कि हम तुम्हारी शादी पर बधाई भेजकर वसूल करने के तमन्नाई हैं। अजीब आदमी हो, अजीब बातें करते हो। मैंने तो ऐसी ज़बान ही पहले कभी नहीं सुनी। हम उस शुभ घड़ी की खबर तुम्हें ज़रूर करेंगे, शैलेंद्र बोला। अपना पता छोड़ जाओ जिस पर हम इनविटेशन कार्ड भेज सकें। पता एंजल फेस के पास है। मानसी ने सहमति में सर हिलाया। चल मेरे चिमनी के धोए, सुनील अर्जुन की पीठ पर थौल जमाता हुआ बोला। अब कहीं चल के तेरी बर्थडे पार्टी का इंतज़ाम करें, क्योंकि यहाँ से तो दाना पानी उठ गया है। अर्जुन ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सर हिलाया। सी यू स्वीटहार्ट, सुनील मानसी से बोला। किस लिए? शैलेंद्र सख्ती से बोला। भाई कैश कस्टमर हैं इस शॉप के, कोई ग्रीटिंग कार्ड खरीदने के लिए, कोई गिफ्ट आइटम खरीदने के लिए, हॉल किस लिए? शैलेंद्र के मुंह से बोलना फूटा। मिस्टर सुनील,
यू आर मोस्ट वेलकम हेयर। थैंक यू। एंड यू टू, वो अर्जुन से बोली। भाई वाह, कटोरे के साथ चमचे की भी कदर हो ही गई। थैंक यू मैडम। यू आर वेलकम। सुनील और अर्जुन यूथ क्लब पहुंचे। सुनील उसे बार में लेकर आया। ये मेरा दोस्त है, सुनील बारमैन से बोला, और आज यहाँ मेरा मेहमान है। बियर का रसिया है लेकिन तड़का लगाकर पीता है। तड़का? बारमैन सकपकाया। विस्की का? ओह। फिर वो अर्जुन की तरफ घूमकर मुस्कुराता हुआ बोला, यू आर वेलकम सर। थैंक यू। ओके प्यारे लाल, तुम शुरू करो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन। मैं जरा रमाकांत को तलाश करता हूँ। ओके ओके, अर्जुन बोला। और हाँ, कोई संकोच न करना बियर के मामले में। पीने के अलावा जी चाहे तो हाथ मुंह भी धो लेना बियर से। जी मैं नहा भी लूँगा, यही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। वो वहाँ से हटा और रमाकांत की तलाश में लगा, जो कि उसे कार्ड रूम में बैठा रमी खेलता मिला। मेरे शरबन पुत्र, रमी खेलेगा? नहीं। यानी कि अपने मतलब से आया है? हाँ। भले भाई, मतलब ही है लेकिन झूठा नहीं। अगर हल हुआ हो तो। हुआ है, जाके ऑफिस में बैठ, आता हूँ। सहमति में सर हिलाता सुनील वहाँ से बाहर निकल गया। ऑफिस रिसेप्शन के करीब उसके पहलू में था। सुनील वहाँ पहुँचा। उसने जेब से अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला, एक सिगरेट सुलगाया और इत्मीनान से उसके कश लगाता प्रतीक्षा करने लगा। रमाकांत वहाँ पहुँचा तो वो दोनों हाथों में विस्की के 2 गिलास थामे था। भीतर दाखिल होते ही वो मुस्कुराता हुआ तरन्नुम में बोला, दिल विच वसने सजना वे फिर भी अखियाँ तो दूर। इसका क्या मतलब हुआ रमाकांत? पता लगता है मतलब। उसने एक गिलास सुनील की तरफ बढ़ाया। पहले तुम्बा पकड़। सुनील ने गिलास थाम लिया। रमाकांत ने उसके साथ जाम टकराकर चीयर्स बोला और फिर मेज के पीछे लगी अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर ढेर हो गया। उसने 4 मीनार का एक सिगरेट सुलगाकर उसका लंबा कश लगाया, विस्की का एक घूंट भरा और फिर बोला, भाई वाह, क्या चीज़ बनाई बनाने वाले ने। ये अपना अमरीक सिंह काला बिल्ला उर्फ जानी वाकर ब्लैक लेबल। कोई बात बनी? प्यारो, अभी तुम्बे की तारीफ तो पूरी होने दो। वो मैं 1000 बार सुन चुका हूँ। अच्छा, इतना स्कोर हो गया? ज़्यादा ही हो गया है। कोई मुजाहका नहीं, जब चीज़ काबिल तारीफ होती है ना तो उसकी तारीफ जितनी की जाए कम ही होती है। सुन रहा हूँ मैं। गौर से नहीं सुन रहा, दिलचस्पी से नहीं सुन रहा। गौर से, दिलचस्पी से जब सुनेगा ना, जब तेरे बर्थडे पापा जी तेरे रिपीट तेरे मतलब की बात सुनाएंगे। सुनील खामोश रहा। रमाकांत ने कुछ क्षण शिकायत भरे अंदाज में सुनील को घूरा और फिर कदरन संजीदा लहजे में बोला, जॉरी ने काफ़ी दौड़ धूप की है तेरे बताए कामों की फहरिस्त को खंगालने में। नतीजा खुद उसकी ज़बानी सुनेगा या मैं ही खिदमत करूं अपने मित्र प्यारे की? तुम ही बता दो। सुनो जी, ये बात तो जगविदित मालूम होती है कि पद्मपत अहिरवाल ने अपनी मौत से जरा ही पहले अपना सब कुछ बेच बाच कर कैश रकम खड़ी कर ली थी, और वो रकम करोड़ों में बताते हैं। 2.5 करोड़? ओए काका बल्ली, 1 से ऊपर हुई तो करोड़ों में ही हुई ना। आगे बढ़ो। आगजनी की वारदात से 3 दिन पहले अहिरवाल के केयरटेकर भैरव सिंह ने एक प्राइवेट वाल्ट में एक बड़ा लाकर किराए पर लिया था। वो वाल्ट शंकर रोड पर है और प्रीमियम वाल्ट कंपनी के नाम से जाना जाता है। वो लाकर उसने अपने और अपने एक हम उम्र चचेरे भाई के नाम से लिया था और ऑपरेशन की टर्म आइदर और सर्वाइवर रखी थी। यानी कि दोनों में से कोई भी लॉकर खोल सकता था। हाँ, बाई का नाम उसने हुजूर सिंह हाड़ा बताया था। यहाँ बात में पेच ये है प्यारो कि बकौल केयरटेकर भैरव सिंह उन दिनों उसका वो कथित भाई अस्पताल में भर्ती था, इसलिए साइन करने के लिए शंकर रोड वाल्ट कंपनी के ऑफिस में नहीं आ सकता था। तब कंपनी ने एक क्लर्क उसके साथ भेजा था, जो कि रिकॉर्ड के कार्ड पर अस्पताल में दाखिल भाई के साइन करा कर ला सकता था। अब यहाँ पेच की बात ये मालूम हुई कि भैरव सिंह ने क्लर्क का चाय पानी करके उसे रास्ते से ये कह के चलता कर दिया कि हुजूर सिंह अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में था, वहाँ हर किसी का आना जाना मना था
और जहाँ दस्तखत कराने के लिए दाखिला पाने में घंटों लग सकते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि रिकॉर्ड के कार्ड पर हजूर सिंह हाड़ा के जो साइन हुए थे उसे भैरव सिंह खुद ही करा के लाया था। उनके किए जाने के दौरान वाल्ट कंपनी के क्लर्क की वहाँ मौजूदगी या कोई गवाही नहीं थी। कंपनी में तो क्लर्क ने यही जाहिर किया होगा कि दस्तखत वो ही करवा के लाया था, और जाहिर है इसलिए तो उसका चाय पानी हुआ था। तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि ये हुजूर सिंह हाड़ा एक फर्जी नाम है? समझ तो पहले मैं यही रहा था मोतिया वालों, लेकिन असल में ऐसा नहीं निकला। ये हालिया बात है, इसलिए जौहरी को विक्टोरिया अस्पताल जाकर वहाँ से पूछताछ करने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई थी। वो आदमी, वो हुजूर सिंह हाड़ा, भैरव सिंह के लॉकर लेने की तारीख पर वाकई वहाँ भर्ती था और वाकई वहाँ के इंटेंसिव केयर यूनिट में बड़ी ही खस्ता हालत में पड़ा था। वो उस तारीख के अगले ही दिन ऊपर वाले के दरबार में पहुँच गया था। बीमारी क्या थी उसे? जी ब्रेन हेमरेज हुआ था उसका, टर्मिनल केस था, बच ही नहीं सकता था। यानी कि स्वाभाविक मौत मरा था? हाँ। तो फिर पेच क्या है बात में? अस्पताल से मालूम हुआ है कि मरने से पहले पूरे 5 दिन तक वो कोमा की हालत में ही था, यानी कि बेहोश पड़ा था। इसी वजह से तो वो इंटेंसिव केयर यूनिट में था, जहाँ की वो होश में आए बिना ही मर गया था। तो फिर वॉल्ट कंपनी के रिकॉर्ड वाले कार्ड पर साइन कैसे किए उसने? यही तो सवा लख दमड़े का सवाल है। ये केयर टेकर भैरव सिंह तो बड़ा छुपा रुस्तम मालूम होता है। जौहरी ने भी यही बताया था उसे, छुपा रुस्तम। मैं आज शाम उससे मिला था। ये बात मुझे पहले मालूम होती तो मैं ज़रा बेहतर खबर लेता उसकी। जौहरी मिला है उससे और उसने भी उसकी खबर लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो कहता है भैरव सिंह बहुत तेज़ आदमी है, बातचीत का ऐसा रसिया है कि सामने वाला तरीके से उसका स्विच चालू करे तो खुद ही बढ़ बढ़ के बोलने लगता है। यूं क्या बोला? ऐसा क्या बोला वो हुजूर सिंह हाड़ा को अपना ऐसा चचेरा भाई बताता है जिससे काफ़ी लंबे अरसे से उसकी कतई मेल मुलाकात नहीं थी। कहता है उसे तो एकाएक इत्तेफाक से मालूम हुआ कि निहायत मुफलसी की हालत में मौत के कगार पर पहुंचा हुआ है। वो अस्पताल के खैराती वार्ड में पड़ा था। तब अपने मरते भाई के काम आना उसने अपना फ़र्ज समझा और उसे खैराती वार्ड से प्राइवेट रूम में शिफ्ट करवा दिया। उसकी तीमारदारी का हर खर्चा खुद भरने का बीड़ा उठाया था। ऐसा खर्चा कोई कम तो नहीं रहा होगा? कैसे कम रहा होगा प्यारो? जौहरी कहता है उस प्राइवेट रूम का किराया ही 1000 रुपये रोज था। फिर आईसीयू की फ़ीस, डॉक्टरों की फ़ीस, स्पेशलिस्ट माने जाने वाले बड़े बड़े डॉक्टर की फ़ीस, महंगी दवाएं और भी पता नहीं क्या क्या। उसने वहाँ खम ठोक कर कहा हुआ था पैसे से जो भी इलाज उसके भाई का हो सकता था वो बिना खर्चे की परवाह किए जाना था। वहाँ डॉक्टरों को पता था कि वो टर्मिनल केस था, उसका मरना पक्का था, लेकिन पैसे की वो हवा देखकर उन्होंने भी यूँ जाहिर किया कि खर्चे की इतनी खुली छूट मिल जाने के बाद तो जैसे वो उसे बचा ही लेते। तो ऐसे कितना खर्च हुआ होगा भैरव सिंह का? 5 दिन में 35,000 रुपये। मुमकिन था कि मरीज अभी 5 दिन और काट जाता, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन और काट जाता। सरासर मुमकिन था। महंगे इलाज महंगे मरीज को ठीक भले ही ना कर पाए, मौत को तो परे ही सरकाई देते हैं। ऐसा शाह खर्ची की औकात उसकी थी? बिल्कुल नहीं थी। तो फिर यूं लुटाने के लिए पैसा कहाँ से आया उसके पास? अच्छा सवाल है ये, और जवाब भी ढूंढ लेगा अपना शेर पुत्र, ढूंढ लेगा ना। पैसा तो चलो उसके पास था या कहीं से आ गया, लेकिन फिर भी ये दया भाव का एकाएक उमड़ा सैलाब समझ से परे की बात है। प्यारो, वो दरिया दिल और दयावान साबित नहीं हुआ था, वो तो साक्षात देवता साबित हुआ था। कैसे? भाई उसने वहाँ सब नर्सों डॉक्टरों को हिदायत दी हुई थी, उसका भाई अगर होश में आ जाता तो उसे हरगिज़ हरगिज़ ये नहीं बताया जाना था उसके लिए इतना कुछ करने वाला शख्स कौन था। ऐसा क्यों? वजह तो डॉक्टर नर्स ने भी पूछी होगी। भाई पूछी थी। जो वजह उन्हें बताई गई थी वो ये थी कि उसकी और हुजूर सिंह हाड़ा की कोई पुरानी पारिवारिक अनबन थी और हुजूर सिंह
हाड़ा इतना स्वाभिमानी था, अगर उसे मालूम होता कि वो माली इमदाद उसे भैरव सिंह से हासिल हो रही थी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो उसे कबूल करने से इनकार कर देता। प्यारो, डॉक्टरों और नर्सों को ये वजह जची थी और उन्होंने मदद देने वाले का नाम पेशेंट पर उजागर न करने का वादा किया था। वैसे ये बात दूसरी है कि उस वादे को निभाने की नौबत ही नहीं आई थी, क्योंकि पेशेंट तो बेहोशी की हालत में ही आईसीयू में मर गया था। लेकिन ऐसे मौत के कगार पर खड़े शख्स को उसने वार्ड के लॉकर का कोऑपरेटर क्यों बनाया? एक वजह हो सकती है। क्या? शायद अपने भाई के लिए अपना गुप्त दान वो आगे भी जारी रखना चाहता था। शायद भाई के लिए किसी करिश्मा साज तरीके से बच जाने की सूरत में उसकी माली इमदाद वो जारी रखना चाहता था। इस काम को खुफिया तरीके से अंजाम देने के लिए वो लाकर में कोई रकम अपने भाई के लिए रख सकता और फिर चाबी उसे भिजवा सकता था, जिससे कि वो जाकर लॉकर खोल सकता था और रकम निकाल सकता था। नहीं, नहीं हो सकता था ऐसे। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि लॉकर ऑपरेट करने के लिए ऑपरेशन की तारीख और टाइम दर्ज करके रजिस्टर पर साइन करने पड़ते हैं। और अभी तुम खुद ही बता के हटे हो कि रिकॉर्ड के कार्ड पर जो साइन भैरव सिंह ने दर्ज करवाए थे वो हुजूर सिंह हाड़ा के नहीं हो सकते थे, क्योंकि तब वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था। अहो, बात तो ठीक कह रहे हो मार्को। क्या कोई कथित हुजूर सिंह हाड़ा कभी लॉकर खोलने के लिए वॉल्ट में पहुंचा था? कभी नहीं जी। अलबत्ता भैरव सिंह वहाँ अक्सर जाता है। जौहरी कहता है वार्ड के रजिस्टर के मुताबिक वो वहाँ अभी कल ही भी गया था और आज ही गया था। बार बार जाने की वजह? क्या रोज़ कुछ रखने जाता है? निकालने जाता है। क्या? नोट। वहाँ के ड्यूटी क्लार्क ने कम से कम 2 बार उसे अपने आंखों से लॉकर में से नोट निकाल कर बैग में भरते देखा था। अहिरवाल का अपनी एस्टेट बेचकर खड़ा किया सारा रुपया उस लॉकर में ही तो बंद नहीं है। मालिक का माल मामूली मुलाजिम के कब्जे में क्यों भला मोतियों वालों? सुनील चुप रहा। उसने विस्की का एक घूंट भरा। ऐसे तो पुर्तगाली हीरे भी भैरव सिंह के कब्जे में हो सकते हैं। सुनील चौंका। क्या हुआ? कुर्सी में से कोई कांटा चुभ गया? किन्हीं पुर्तगाली हीरो का जिक्र मैं किसी और की ज़बानी भी सुन चुका हूँ। क्या किस्सा है ये पुर्तगाली हीरो का? भाई, इतना तो जानते हो कि पदमपत अहिरवाल ने अपने तारकपुर रोड वाली कोठी अपनी ज़िंदगी में ही बेच दी थी। हाँ, 1.25 करोड़ में। ये भी जानते हो कि ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त में मेजर रकम 2 नंबर की चलती है। हाँ, जानता हूँ। इसी दस्तूर के मुताबिक अहिरवाल ने 25 लाख रुपए वाइट चेक से लिया था और 1 करोड़ रुपया 2 नंबर का नोटों की सूरत में लेने की जगह हीरो की सूरत में लिया था। तुमने कैसे जाना? कोठी का खरीदार हीरो का व्यापारी है, या ये समझ लो कि स्मगलर है। उसके पास कुछ बेशकीमती हीरे थे जिनकी कीमत मार्केट से 1 करोड़ रुपये अकवाई गई थी। ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? भाई, जॉनी ने खोद कर निकाली। कैसे? खरीदार उस कोठी को पूरी की पूरी तोड़कर नए सिरे से आधुनिक स्टाइल में बनवाना चाहता है। इस सिलसिले में उसने शैलेंद्र तिवारी नाम का एक सिविल इंजीनियर एंगेज किया था। उस शैलेंद्र तिवारी को किसी तरीके से इस बात की खबर थी कि कोठी के 1.25 करोड़ के सौदे में 25 लाख रुपए का भुगतान चेक से हुआ था और बाकी 1 करोड़ की रकम का भुगतान पुर्तगाली हीरो की सूरत में हुआ था। खरीदार का कोठी को तुड़वा कर फिर बनवाने का प्रोग्राम किन्हीं कारणों से 2 दिन में ही मुलतवी हो गया था। तब उससे सिविल इंजीनियर की सेवाओं की भी ज़रूरत नहीं रही थी, जिसे कि उसने फ़ौरन ही डिसमिस कर दिया था। उसी शख्स ने पुर्तगाली हीरो की बाबत इधर उधर मुंह फाड़ा था और ये बात जौहरी के भी हत्थे चढ़ी थी। ओह, आई सी। और सुनो प्यारो, अहिरवाल की मौत के बाद से ही वो हीरे गायब हैं। क्या पता वो नॉर्थ शोर वाली कोठी के मलबे में कहीं दफन हो। और उस मलबे को अहिरवाल के वारिसों ने छलने से छलवाने की कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हीरे बरामद नहीं हुए, जबकि ऐसी तलाशी में तो सुई बरामद हो जाती है। अहिरवाल एक नीलम की अंगूठी पहनता था।
मलबे में से उस अंगूठी का नीलम तक का बरामद हो गया, लेकिन हीरे बरामद नहीं हुए। रमाकांत, अगर भैरव सिंह के नाम वाले लॉकर में बंद नकद रुपया अहिरवार का हो सकता है, तो फिर हीरे भी वहीं हो सकते हैं, वहाँ या भैरव सिंह के अधिकार में कहीं और। नगद और हीरे एक ही जगह क्यों नहीं? क्योंकि कुल माल पानी 2.5 करोड़ रुपया बताया जाता है। इसमें से 1 करोड़ के हीरे गए तो बाकी का बचा 1.5 करोड़ किसी खासे बड़े कंटेनर में ही, जैसे कि वाल्ट का बड़ा लॉकर, रखा जा सकता है। जबकि 1 करोड़ के हीरे तो एक छोटी सी पोटली में ही समा सकते हैं, जो कि जेब में भी रखी जा सकती है। अब लाख रुपए का सवाल ये है कि मालिक का माल मुलाजिम के कब्जे में मालिक की हामी से है या उसने कब्जाया है। कब्जाया ही होगा, मरने वाला तो मर गया। एक बार माल भैरव सिंह के हाथ लग गया तो अब उसे वापस वसूलने के लिए अहिरवार का मुर्दा तोड़ के खड़ा हो नहीं सकता ना। वसूलने वाले इस दुनिया में हैं। कौन? उसके 2 भतीजे, जो कि अहिरवार के मुताबिक उसके कानूनी वारिस हैं। वसूल सकते हैं वो। वसूल सकते हैं या नहीं वसूल सकते, ये बात की बात है। पहली बात तो ये है कि क्या उन्हें खबर है कि गायबशुदा माल पानी केयरटेकर के कब्जे में है? खबर लग तो सकती है, आखिर जौहरी को भी तो लगी है। भतीजों को लग गई तो केयरटेकर की खैर नहीं। केयरटेकर के पास से ऐसा कोई माल बरामद हो गया तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम भी हो सकता है। चोरी का क्या, अपने मालिक के कत्ल का इल्ज़ाम भी आ सकता है। प्यारो, ये केयरटेकर है तो यकीनन कोई पहुंची हुई आइटम है, इसलिए अभी और पड़ताल करवाओ उसकी। ऐसी पड़ताल कि हम उसकी फुल जन्म कुंडली बाँच सकें। ऐसी पड़ताल इसलिए भी क्योंकि खास मुश्किल ना होगी, क्योंकि वो हैंडीकैप्ड आदमी है, बैसाखी लेकर चलता है। किसी शख्स में कोई खास खूबी या खामी हो तो वो लोगों को देर तक याद रहती है। मैं जौहरी को बोलूँगा इस बाबत। कोई और बात? एक बात और है। क्या? जौहरी कहता है नॉर्थ शोर वाली कोठी के जल फूकने से 1 दिन पहले कोठी में काफ़ी तगड़ा हंगामा मचा था। जौहरी ने तब वहाँ तैनात नौकर चाकरों से, जैसे हाउसकीपर शारदा से, ड्राइवर आदिनाथ से, मेड लतिका से बातचीत की थी, लेकिन वो उस हंगामे की बाबत उन लोगों का मुंह नहीं खुलवा सका था। तब वंदना मेहता नाम की एक नर्स भी तो वहाँ होती थी। मैं वहीं पहुँच रहा था। प्यारो, वो नौकर चाकर मालिक के बड़े वफादार थे, इसलिए जबान पर ताला लगा गए। नर्स पर ऐसी कोई वफादारी हावी न हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं। मेरे ख्याल से नर्स को मालूम हो सकता है वो हंगामा क्यों हुआ था, किसके बीच हुआ था और किस बात पर हुआ था। दुरुस्त, यानी कि अभी तक नर्स का मौजूदा अता पता नहीं मालूम हो सका। पता मालूम हो चुका है, लेकिन अभी उस तक पहुंचाना नहीं हो पाया। क्यों? लो, पूछता है क्यों? भाई, एक ही बार में दर्जन भर काम बता दिए और अभी पूछता है क्यों? क्यों का जवाब है कि अभी नर्स को टटोलने की बारी नहीं आई। तुम्हें मालूम है नर्स का मौजूदा पता? हाँ मालूम है। वो लिटन रोड पर स्थित एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के एक फ्लैट में रहती है। बिल्डिंग का नाम है आशियाना अपार्टमेंट्स और उसमें उसके एक फ्लैट का नंबर 105 है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। एक भतीजे से, विनोद अहिरवाल से, उसकी आशनाई बताई जाती है। मालूम है, तुम्हारे कामों की लंबी लिस्ट में भतीजों को टटोलना भी तो था। क्या जाना भतीजों के बारे में? बड़ा साहिर अहिरवार बहुत ही अक्खड़ और गर्म मिजाज है, और वो ही इस बात से ज़्यादा भड़का हुआ है कि अहिरवार का कानूनी वारिस होते हुए भी अब तक हाथ उसके कुछ भी नहीं आया है। इस बात का गम और गिला विनोद अहिरवार को भी है, लेकिन वो साहिल जितना तड़प नहीं रहा। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि वो कदरन खुश मिजाज है और साहिल जैसा ऐश परस्त, ऐबी और शिकीखोरा नहीं है। नर्स से उसकी आशनाई पक्की है और वो अभी भी उससे रेगुलर मिलता है। क्या ऐब करता है ये साहिल? ये पूछो क्या ऐब नहीं करता। बाटली मारता है, जुआ खेलता है, रेस लगाता है, फ्लैशी औरतों की सोबत करता है और पता नहीं क्या क्या करता है। पैसा कहाँ से आता है ये सब करने के लिए? अंकल से ही आता होगा, वहाँ से नहीं मिलता होगा तो कर्जा उठा लेता होगा। रईस आदमी के वारिस को कर्जा उठाने में क्या दिक्कत होगी भला? ठीक ठीक। और विनोद,
वो शरीफ है? भाई शरीफ तो आज की अपर क्लास नौजवान नस्ल में कोई है ही नहीं। अलबत्ता अपने कज़न के मुकाबले में तो शरीफ ही है। उसकी कोई खास करतूत फिलहाल नुमाया नहीं है। आगे हुई तो तुझे खबर लगी जाएगी। और भांजी मानसी? वो भाई वो तो रजिस्टर्ड शरीफ है, गवर्नमेंट की तस्दीक शुदा, ISI मार्क वाली। मैजेस्टिक सर्कल पर मानसी गिफ्ट सेंटर करके एक, हाँ मुझे मालूम है, मैं उससे मिल चुका हूँ। और रमाकांत, जिस शैलिन तिवारी नाम के सिविल इंजीनियर का तुमने जिक्र किया ना, वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड है। फिर तो खुशकिस्मत है पट्ठा। अहिवाल ने ऐसी नेक वक्त भांजी को वैसे से बेदखल क्यों कर दिया? पता नहीं जी। जौहरी कहता है कुछ पता चल भी नहीं रहा है। पिछली वसीयत की कॉपी जो भांजी के हक में थी, कब मिल जाएगी बोल? आगजनी की जिस वारदात में अहिरवाल की जान गई, उसमें कोई फाउल प्ले? कोई नहीं। कम से कम लोकल पुलिस और कोठी के स्टाफ के मुताबिक तो कोई नहीं। नर्स उस वक्त घर पर होगी? अब ये कोई अंतर्यामी बता सकता है, जो कि मैं नहीं हूँ। हैं प्यारो, चलकर देखें? देखें? वहू बच्चन में कह रहा। मुझे लेटन रोड मोटरसाइकिल पर जाना होगा। तुम साथ चलोगे तो जाहिर है अपनी एयर कंडीशन कार पर लेकर जाओगे। घर भी तो जाएगा मोटरसाइकिल पर। क्या ज़रूरी है? इतने दिनों बाद यार मिला है, शायद ना जाऊं। खुद कितना ही मित्रा। फिर तो मेरे लिए मित्रा दे लगा के चलते हैं। नहीं, पहले चलते हैं। पहले क्यों? मेला लग गया तो आधी रात तक भी लिटन रोड नहीं पहुंच पाएंगे। अनजान लड़के से मिलने इज्जतदार लोग वक्त पर जाते हैं। 9:30 चले? ये इज्जतदार वक्त है? आधी रात के मुकाबले में तो है। उसने अभी भी ना घुसने दिया घर में, तो तभी तो बड्डे पापा जी से दरख्वास्त है साथ चलने की, ताकि नौबत ना आए। फिर ठीक है, फिर तो चलते हैं। शुक्रिया, लेकिन पहले 1 फॉर द रोड। मंजूर। रमाकांत के नई फोर्ड एस्कॉर्ट पर वो लेटन रोड पहुंचे। आशियाना अपार्टमेंट्स एक बहुत बड़ी इमारत थी, जिसके एक एक फ्लोर पर 6 अपार्टमेंट्स थे। नंबर 105 वहाँ एक लंबे गलियारे के सिरे पर था। रमाकांत ने कॉल बेल बजाई। दरवाज़ा शलवार कमीज़ पहने एक रंगत में सांवली लेकिन बहुत तीखे नयन नक्श वाली कोई 26-27 साल की युवती ने खोला। उन पर निगाह पड़ते ही उसके चेहरे से मुस्कुराहट पुछ गई और उसकी जगह मायूसी ने ले ली। साफ जाहिर हो रहा था उनकी जगह वो किसी और की ही अपेक्षा कर रही थी। क्या है? वंदना मेहता है घर में? क्यों पूछ रहे हो? उससे ज़रा हाउ डू यू डू, आई एम क्वाइट वेल, थैंक यू करना है जी। क्या मतलब? मिलना है? क्यों मिलना है? हो कौन तुम लोग? ये हम वंदना मेहता को ही बताएंगे। मैं ही हूँ वंदना मेहता। वही वंदना मेहता जो कि नर्स है। हाँ, क्या चाहते हो? बोल भाई कक्का वल्ली, क्या चाहता है? रमाकांत सुनील को कोनी मारता हुआ बोला। मेरा नाम सुनील है, ये मेरा दोस्त रमाकांत है, आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं। किस बारे में? ज़रा कहीं बैठ जाएं तो बताएं। किस बारे में? हमें एक नर्स की ज़रूरत है। पता लगा कि आप क्वालिफाइड नर्स हैं और आजकल खाली हैं। हो तो यूँ कहो ना, आओ। वो दरवाजे से परे हटी। सुनील और रमाकांत ने भीतर सजे हुए ड्राइंग रूम में कदम रखा। बैठो। वो एक सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए बोली। थैंक यू। दोनों सोफ़े पर बैठ गए तो वो भी उनके सामने एक सोफ़ा चेयर पर बैठ गई। क्या रेट है आपका जी? रमाकांत बोला। क्या? नर्सिंग के चार्जेस का पूछ रहा है ये। सुनील जल्दी से बोला। हो वो 8 घंटे की दिन की शिफ्ट के 300 रुपये, रात की शिफ्ट के 500 रुपये। आपकी ज़रूरत कब की है? जी रात की, लेकिन दिन में भी चलेगा। क्या मतलब? मैं समझाता हूँ। सुनील जेब से अपना बटुआ निकाल कर बोला। इस वक्त रात है इसलिए ये। उसने 500 के करारा नोट युवती के सामने सेंट्रल टेबल पर रखा। आपकी रात की शिफ्ट की ड्यूटी की फ़ीस मैम। जबकि सारी रात नहीं लगेगी जी, हमारा काम 1 घंटे में ही हो जाएगा। तुम्हारा काम? कौन सा काम? चंद बातों को याद करने का। सुनील बोला। अपने जहन में तरोताज़ा करने का काम, जो कि बड़ी हद 10 मिनट में भी हो सकता है। बातें?
कैसी बातें? आपके पिछले एम्प्लॉयर पद्मपत अहिरवाल से ताल्लुक़ रखती बातें? अहिरवाल के नाम पर वो चौकी। कौन हो तुम लोग? बताया तो, मेरा नाम सुनील है और ये रमाकांत। नाम तो हुए, असल में कौन हो तुम लोग? जब तक इस बात की तस्दीक ना हो जाए कि हम सही मुकाम पर पहुँचे हैं और हमें सही जानकारी हासिल होने वाली है, तब तक हम अपना पर्चा नहीं दे सकते। पर्चा? परिचय मैम, इंट्रोडक्शन। हमें एक टिप मिली है जिस पर कि हम काम कर रहे हैं। आपसे जो जानकारी हम हासिल करेंगे, आप इत्मीनान रखिए, वो एकदम गोपनीय रखी जाएगी। तुम आप लोग पुलिस से हैं? तुम हमारी औकात बहुत कम करके आंक रही हो मैडम। अरे पुलिस मायावी क्या होती है हमारे सामने? पुलिस पुलिस है, हम हैं। और जो हम है ना, वो क्या पुलिस हो सकती है? और जो पुलिस है वो क्या हम होंगे? हम सोते हैं। मैं महज नर्स थी मिस्टर अहिरवाल के हाउस होल्ड में। क्या उनकी बाबत कोई बात करना मेरे लिए उचित होगा? होगा। हमारे से बात करना उचित होगा। औरों की हम नहीं जानते। जब कोठी में आग लगी थी तो आप वहीं थी? हाँ। आग कैसे लगी थी? बिजली के शॉर्ट सर्किट से। फिर उसने जल्दी से जोड़ा, कम से कम पुलिस की तफ्तीश यही कहती थी। बहुत तेज़ आग थी? हाँ, और बहुत ज़ोर से भड़की थी। सब कुछ देखते देखते ही खाक हो गया था। ज़ोर से भड़कने की कोई ख़ास वजह? वो पुराने ज़माने की कोठी थी जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था। पहली मंजिल पर कोठी के चारों तरफ घुमा हुआ गलियारा था जिसके तमाम के तमाम पिलर लकड़ी के थे और छत भी मोटे मोटे शहतीरों पर टिकी लकड़ी की थी। इसी वजह से पहली मंजिल पर तो ख़ास तौर से आग बहुत ज़ोर से भड़की थी। मिस्टर अहिरवाल का कमरा पहली मंजिल पर था? जी, दाएं विंग में। आपको आग की खबर कैसे लगी थी? मुझे धुएं की सूंघ लगी थी जिसकी वजह से मैं सोते से जागी थी। उठकर बाहर निकली तो देखा कि कोठी का सारा दाया विंग तो धूं धूं करके चल रहा था। तत्काल मैं चिल्लाने लगी। सच पूछो तो मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर ही घर के बाकी के लोग जागे थे। घर में और लोग कौन कौन थे? मिस्टर अहिरवाल के 2 भतीजे साहिर और विनोद थे। एक भांजी मानसी थी और नौकर चाकर थे। घर में कोई ऐसा शख्स था जो आपको नापसंद था? ये कैसा सवाल हुआ? जब भी आगजनी की ऐसी बड़ी वारदात होती है जिसमें कि किसी की जान भी गई हो, तो ये जानने की कोशिश ज़रूर की जाती है कि वो वारदात किसी की शिकायत तो नहीं थी, या शरारत का हिस्सा तो नहीं, या फिर किसी की खोटी नीयत का नतीजा। लेकिन ऐसी पूछताछ तो पहले ही हो चुकी होगी। मुकम्मल नहीं, ऐसी पूछताछ खुफिया तरीके से वारदात के बहुत देर बाद तक चलती है मैम। जैसे कि इस वक्त चल रही है। लेकिन पब्लिक को इस बात की खबर नहीं होती, और पब्लिक के हित में अच्छा यही होता है कि जो वो जानती हो उसे साफ साफ बयान करे। साफ साफ, अंडरस्टैंड? वंदना ने हड़बड़ा कर जल्दी से सहमति में सही लाया। ये ना भूलिए कि आगजनी का शक आप पर भी किया जा सकता है। मेरे पर? बेमतलब में? आप वहाँ मौजूद थी। बस इतने से तो मैं शक के घेरे में नहीं आ सकती। इसके साथ खोजी सुनील का ये सवाल भी तो जुड़ा हुआ है कि क्या उस हाउस होल्ड में कोई ऐसा शख्स था जो कि आपको नापसंद था? बट दैट इज़ नॉनसेंस। मुझे कोई शख्स नापसंद था तो इसका मतलब ये हो गया कि अपनी नापसंदगी का इजहार करने के लिए मैं वो घर फूंक दूंगी जिसमें कि वो शख्स मौजूद था, ताकि आग की लपटें एक के साथ बाकी सबको भी निगल जाती, इवन मुझे भी। मैं सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूँ। क्या घर में कोई ऐसा शख्स था जो आपको खास पसंद था? हाँ, मेरी समझ में तो ये सवाल भी बहुत ही अजीब सा है। मैं समझाता हूँ। देखिए, जब 4 लोग एक छत के नीचे रहते हैं तो किसी की किसी से कोई ख़ास पसंदगी या फिर नापसंदगी हो जाती है। ऐसा आपके साथ भी हुआ?